जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लासरा और आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज जो मेरे साथ यहाँ पे को होस्ट कह लें, गेस्ट कह लें, पैनल पे कह लें, सोहेल इकबाल भट्टी साहब हैं। अब मशहूर और जाना पहचाना नाम है जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म में ये पिछले कुछ अरसे से नहीं है, आई मस है कि बड़े अरसे से कोई मतलब 5-10 सालों से सोहेल ने जिस तरह के एफ़र्ट्स किए हैं, मेहनत की है, जो नौजवान लोग आए हैं इस फील्ड में हैं, रिपोर्टिंग में हैं, उनमें इन्होंने बड़ा अपना नाम पैदा किया, बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें दी हैं, ब्रेकिंग स्टोरीज़ दी हैं, स्कूप दिए हैं। तो ये हमने इकट्ठे काम भी किया है 1-2 इदारों में, और मैं सोहेल का बड़ा मोतरफ भी हूँ, मेरी बेस्ट ओपिनियन होगी इनके हवाले से। बड़ा कम रिपोर्टर्स जो है ना निकलते हैं आजकल, पता है सारे एक्सपर्ट हैं, सीनियर तजियाकार हैं, जो मतलब जिनको हमारी तरह जुमा 8 दिन भी हुए होते हैं वो भी सीनियर तजियाकार होते हैं। लेकिन रिपोर्टर मार्केट में ना एक जेन्युइन एक अच्छा रिपोर्टर आना बड़े अरसे से ये बंद हो चुका है। मतलब पिछले अगर मैं उसमें देखूँ कि 10 सालों में या उसमें आए हैं रिपोर्टर, लेकिन आपको जो पहले नज़र आते थे रिपोर्टिंग का जो कल्चर था वो कम हुआ है। लेकिन अच्छे रिपोर्टर अभी भी हैं, वो प्रिंट में ज़्यादा है, मुझे कहने दें कि प्रिंट में बड़े अच्छे रिपोर्टर्स हैं। तो टीवी पे हमने देखा बहुत कम रिपोर्टर थे, कि ज़्यादा वो स्पॉट रिपोर्टिंग करने वाले हमारे दोस्त ज़्यादा हैं। और सोहेल जो है इन्होंने आकर उस प्रिंट में भी बड़ा आला काम किया और इन्होंने टीवी पे बड़ा शानदार काम किया, बड़ी स्टोरीज हैं इनके क्रेडिट। सोहेल, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। और ये जो मैं ये भी बता दूं, वीट स्कैंडल जो अभी आया है, वैसे तो हवा में चीज़ें हो रही थी, उन्होंने बस बप्पी साहब ने तकरीर भी की, बताया भी सही, लेकिन डॉक्यूमेंटेड चीज़ें निकाल कर लाना, उसको क्रोनोलॉजिकली इस्टेब्लिश करना, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वो क्रेडिट जो है ना वो सोहेल को जाता है। और हमने इकट्ठे एक उस पर शो भी किया था अपने उस पर नियो टीवी पे, हमने इकट्ठे किया, जॉइंट एक वेंचर फरमाया, जिसके बाद काकड़ साहब जो है ख़ुद उन्होंने फ़ोन भी किया, मुझे भी किया। उस शो के बाद जो हीट आई क्योंकि बहुत सारे लोगों को पहली दफ़ा पता चला कि असल मामलात क्या थे, कहाँ से शो, पेपर वर्क जो था ना, तो पेपर वर्क से सारी चीज़ें होती हैं, दस्तावेज़ात से होती हैं कि कौन कौन ब्यूरोक्रेट, कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर हाउस या इसमें मिनिस्टर जो है ना उनकी तरफ वो जा रही थी, मतलब फिंगर्स वर बीइंग रेज्ड। सो सोहेल और मैंने इकट्ठे उस पर काम किया, काकड़ साहब आए, 1 घंटा उन्होंने गुजारा, वो एक लंबी कहानी है। तो ज़रा पूछते हैं आज के, वो स्टोरी तो होगी, सबको पता चल गई। नो, व्हाट इज़ लेटेस्ट कि वीट स्कैंडल जो है, क्योंकि पाकिस्तान में एक चीज़ बड़ी हमें डर लगता है कि यहाँ पे कमीशन बन जाते हैं, इंक्वायरीज बन जाती हैं, कुछ के नाम भी अभी आपके साथ शेयर करेंगे, बड़े बड़े आते हैं और 2-4 दिन हंगामा मचता है, ढोल बजता है, हम भी तबले पे संगत देते हैं, व्लॉग कर लिए तो वो ट्वीट कर लिए तो फिर शो कर लिए, लेकिन 4-5 दिनों बाद फिर बैक टू स्क्वायर वन, को नया स्कैंडल, नई चीज़ें, रोज़ का नया तमाशा। तो इसका भी वही हशर होने वाला वीट स्कैंडल का। माजी में कई बड़े बड़े स्कैंडल हैं, वीट के, शुगर के और भी थे। तो सोहेल से ज़रा पूछते हैं। सोहेल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द कमिंग एंड सॉरी फॉर द लॉन्ग एक इंट्रो का। मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा व्यूअर को आपका भी एक अच्छा तारुफ, मेरे व्लॉग पे तो आप पहली दफ़ा आ रहे हैं, तो तारुफ भी हो जाए। तो बताइएगा सर, वीट स्कैंडल का, नो, व्हाट इज़ द लेटेस्ट। इससे पहले कि दोबारा रिकैप करें कि स्कैंडल था क्या, वो बाद में आते हैं, पहले ज़रा बताइएगा कि इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सिचुएशन है। सर मैं उस पर ज़रूर आता हूँ, लेटेस्ट इस वक्त क्या सिनेरियो, लेकिन सबसे पहले मैं जो आपने इंट्रोडक्शन करवाया उसके ऊपर ज़रा मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आपके व्यूअर्स को मैं 1-2 चीज़ें बताना चाहूँगा, शायद कभी आपके साथ भी मैंने उनका इजहार नहीं किया, अभी आपने इतनी डिटेल से बात की तो मैंने कहा आपके व्यूअर्स को भी पता चलना चाहिए। ये एक बड़ा ज़ाहिर सी बात है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म काम करना, आपका पैशन और आपका कोई ना कोई इसके अंदर आपका एक रोल मॉडल होता है जिसकी वजह से आप इसका इंतखाब करते हैं। 2008 से हमने आपको फॉलो करना शुरू किया। आप दी न्यूज़ थे, मैं जब आप जॉब करते थे तो बेसमेंट में आपके पास आके बैठना, कोशिशें करनी, और उसके बाद जब थोड़ी सी चीज़ों को हमने करना सीखा तो आई मस्ट है कि उसके आपकी डायरेक्शन को हमने फॉलो किया, जिस तरीके से आप मेहनत करते थे। और आपने एक, हमें कहते हैं ना जिस तरह एक सुनहरे एक वाली जरिए होती है ना, उसकी सबका आपने हमें टिप दी थी 2008 में, उसके ऊपर हम अमल पैरा रहा मैं हमेशा, और उसकी वजह से मुझे हमेशा कामयाबी मिली, जिसकी वजह से ये स्टोरी भी उसका एक नतीजा थी, उसी स्ट्रैटजी का, उसी पैटर्न पे काम करने का, जिस पे आपने हमें कहा था कि जो आपने रिपोर्टर वो जहाँ कहीं जाए उसने अपनी आंखें खोल के रखनी है, कान भी खुले रखने हैं, और कोई डॉक्यूमेंट मिले उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो मेहनत, ये मुसलसल मेहनत करते रहे और फिर ग्रेजुअली यहाँ तक पहुँचे। लेकिन जब ये वाला स्कैंडल की, ये बड़े मुश्किल सूरत हाल में थी जब इसको आपने इस वीट वाले स्कैंडल को भी, मैं शायद अभी इन डॉक्यूमेंट्स के पीछे इस तरह जाने के मूड में नहीं था। उसकी एक रीज़न थी, आपको पता है रिसेंटली एक मैंने स्टोरी की थी और मैं एक मुश्किल सिचुएशन में था और मैं मेंटली डिस्टर्ब था, किसी वजह से मैं थोड़ा सा रिलैक्स था, कभी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, नए पंगे में ना फंस जाए। उस पंगे से भी नहीं निकला था, लेकिन आपने 2 दिन मुसलसल परसू किया, आपने मोटिवेट किया मुझे, आपके लिफाफ, आपने कहा नहीं सोहेल इसको चेक करो, तुम ये कर सकते हो। तो जब आपने ये कहा तो फिर मैंने सोचा कि मुझे शायद इसको जो ना एफर्ट करनी चाहिए। अगेन फिर मैंने एफर्ट की, फिर डॉक्यूमेंट्स मिले, उनको सारा स्टडी किया,
اور بہرحال پھر آپ کا کریڈٹ ہے جس طریقے سے مؤثر طریقے سے آپ نے اس کو اٹھایا اپنے پروگرام میں. تو اس کے بعد سب کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور گورنمنٹ اور بیوروکریسی کو اب پتہ چلا کہ چیز تو اوپن ہو گئی ہے اور یہ ایشو ہے. لیٹسٹ سر میں آتا ہوں جی لیٹسٹ پہ آپ اس پہ پہلے ہیں. میں وہ جو اس ہمارے شو کیا نا جو ہم نے, ہمارے دوست ہیں محسن رضا صاحب, بڑے سینئر رپورٹر ہیں, ویری گڈ جرنلسٹ, میرے تو بڑے فیوریٹ بھی ہیں, ہمارا بڑا پیار محبت بھی ہے ان سے. تو محسن صاحب نے اس پہ ٹویٹ کیا, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 2 ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے یا گروپس کے یا میڈیا چینلز کے رپورٹرز کے ہیں یا جو بھی, انہوں نے مل کر ایک جوائنٹ سٹوری ایک انہوں نے کی ہے, مطلب اس پہ کام کیا یا بریک کیا, اور ہم نے بیٹھ کے سارا کچھ کیا بھی صحیح اس پہ. اور اس پہ پہلی دفعہ لوگوں کو پتہ چلا, جہاں سے میرا خیال ہے یہ اسکینڈل سامنے آیا کہ یہ ہوا کیسے اور کون کون سے منسٹریز, لوگ, پرائم منسٹر ہاؤس, یہ سارے انوالو ہیں. تو وہاں سے ساری اسٹارم سٹارٹڈ, وہاں سے سارا طوفان وہاں سے کھڑا ہوا. اور پھر جیسے میں نے کہا کاکڑ صاحب بھی ہے, وہ چیز نہیں. بٹ اینی وے, اب اس کا لیٹسٹ کی کیا ہے اس کا سر لیٹسٹ یہ ہے جب اس کی ساری چیزوں کو اب یہ انرتھ ہو چکی ہیں. شہباز شریف صاحب نے پہلے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی, مشتاق بھروانا صاحب تھے, راشد لنگڑیال صاحب کی خدمات لی گئیں, انہوں نے جو فیکچوئل چیزیں تھیں انہوں نے بیان کی, لیکن دوبارہ ایک اور کمیٹی بنائی گئی. وہ کمیٹی اپنا تقریباً کام مکمل کر چکی ہے. اس کمیٹی کا جو رول تھا وہ انہوں نے فیکٹس کو سامنے لے کے آنا ہے, پرائم منسٹر کو انفارم کرنا ہے کہ معاملہ تھا کیا, ہوا کیا. آپ سن کر حیران ہوں گے, شروع میں سب لوگوں کی نگاہیں یا نظریں اس پر جمی ہوئی تھی کہ شاید پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اندر یہ کام ہوا ہے اور ان کا کارنامہ ہے یہ. اس کے بعد جب چیزیں منظر عام پر اوپر آئیں تو پی ڈی ایم گورنمنٹ والے خود ان کو نہیں پتہ تھا, خود بھی پریشان تھے, یار یہ ہم سے شاید نہ ہوا ہو. ان کو بھی بہت سے لوگوں کو اندازہ نہیں تھا, انہوں نے بعد میں اس کے اوپر پریپیئر ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے جو بیوروکریٹس جن کا نام آ رہا ہے, جن کی وجہ سے یہ چیزیں ٹریگر ہوئی ہیں اور ایک اسکینڈل بنا ہے, 2 امپورٹنٹ بیوروکریٹس کا اس کے اندر ذمہ داری ہے. ایک اس وقت کے سیکرٹری نیشنل فوڈ سیکورٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود تھے, اور اس کے ساتھ ایک اور نام جو ابھی تک انڈر ڈسکشن نہیں ہے, فیڈرل سیکرٹری منسٹری آف فائنانس امداد اللہ بسال صاحب. اب بسال صاحب بھی شہباز شریف صاحب کے بہت ہی قریبی تصور کیے جاتے ہیں, چونکہ جو ایک سمری کے اوپر انہوں نے ایک ان پٹ دیا تھا, وہ آگے چل کے سارا معاملہ اس کے اوپر پھر نیشنل فوڈ سیکورٹی نے اسی کو ٹیک اپ کیا, اس کو آگے چل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب لیٹسٹ یہ شہباز شریف صاحب کو پورے سینیریو بتایا جا چکا ہے, نواز شریف صاحب کو سارا آن بورڈ کیا جا چکا ہے. اس وقت بھی لاہور میں ایک میٹنگ شاید وہاں پر کنوین کی گئی ہے اس کو کہ کیا اس کا مسئلہ حل کرنا ہے, کسانوں کا بھی مسئلہ ہے اور ساتھ جو لوگ انوالو ہے ان کا کیا کرنا ہے. اس کے اندر بالکل آبویس ہے کہ کچھ لوگوں نے جو سارے 2-3 سالوں سے اس بزنس کے اندر انوالو ہو چکے تھے, ان کا اتنا بڑا انٹرسٹ انوالو تھا کہ انہوں نے 2-3 وزارتوں کو, بیوروکریٹس کو مینیج کر کے اپروول لیے. ایک سہیل اس پہ ذرا تھوڑا سا, کیونکہ آپ نے بھی کام کیا, میں نے بھی کیا ہے, اور کیونکہ میں نے ایگریکلچر رپورٹنگ کی ہوئی ہے ڈان کے لیے بڑی جناب مشرف صاحب کے دور میں, سو تھوڑی سی نو ہو اس پہ بھی ہے. اس پہ جو میری جو انڈرسٹینڈنگ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ان ایشوز پہ کون کون لوگ کس طریقے سے ہیں. ایک تو مین اس کا جو جاتا ہے فوکس جاتا ہے, ایک تو انہیں پہ محمد محمود صاحب پہ, جیسے آپ نے کہا سمری انہوں نے انیشیٹ کی, پہلے انہوں نے کوئی 10 لاکھ کی, پھر پرائم منسٹر ہاؤس نے اس کی اپروول دی, پھر اس کے بعد کامرس منسٹری کے سیکریٹری ہیں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا, بلکہ انہوں نے کہا ٹی سی پی بھی کرے, یہ بھی کرے. فائنانس منسٹری کا جو میں نے دیکھا ہے اس میں, آپ بسال صاحب کی بات کر لیں, بسال صاحب کو میرا کوئی ان سے کوئی اس طرح کا کوئی وہ نہیں رہا, کوئی انٹریکشن کبھی اتنا نہیں رہا. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس, اس میں تو ای سی سی کو چیئر کر رہی تھی شمشاد اختر صاحبہ. یہ فیصلہ تو شمشاد اختر صاحب کا, سمری یہی وہاں سے, جیسے میں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پیسے نہیں دیے, فائنانس کہتے ہیں ہم نے ڈالر تو نہیں دیے, کہ نہ ہم نے کوئی ایل سی کھلوا کے دی, نہ ہم نے ٹی سی پی کو کہا کہ آپ کریں, ہم نے تو پرائیویٹ سیکٹر کو دی, اور پرائیویٹ سیکٹر کی اپروول جو ہے وہ فائنانس نے تو نہیں دی, وہ تو یہ کامرس کا اس میں رول آتا ہے یا ایگریکلچر کا آتا ہے یا پرائم منسٹر یا ای سی سی کے چیئر پرسن, جس میں سارے منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں. سو اوور آل تو یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ تو ان پہ آ رہی ہے, یہ 3 پہ جو میں بتا رہا ہوں کہ فائنانس منسٹر تھیں شمشاد اختر صاحبہ تھی, اس کے بعد کامرس منسٹری تھی, یا پھر ایگریکلچر منسٹر اور پرائم منسٹر ہاؤس. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس میں بسال صاحب کا کیسے رول آتا ہے آپ کا؟ آپ کی بات بالکل بجا ہے. اس کے اندر شمشاد اختر کا جہاں پہ رول آیا نا, اس رول آنے سے پہلے اس پورے گیم پلان کو سیٹ کیا گیا. اگر یہ گیم پلان سیٹ نہ ہوتا تو شاید شمشاد اختر صاحب بطور ای سی سی چیئر پرسن وہ شاید یہ سب کچھ نہ کروا پاتی. یہ معاملہ اس کو ہمیں تھوڑا دیکھنا ہوگا. اس کے اندر جو ابھی تک 65 کمپنی ہے جو اس کے اندر امپورٹرز ہیں, جو اس کے اندر ٹاپ کے 4 یا 5 ہیں نا, ان کا تعلق کراچی کے وہ کچھ انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے سب سے زیادہ کوانٹٹی امپورٹ کی. 65 کمپنی ہے, 60 ایک طرف, یہ 5 ایک طرف. اب جو فیلڈ 2 سالوں سے پریکٹس چل رہی تھی, جہاں سے گزشتہ سال ضرورت نہیں تھی گندم امپورٹ کرنے کی, تو کچھ لوگوں نے مل کے اس کو موو بنائی کہ ہمیں اسٹریٹجک ریزروز کے لیے مینٹین کرنے کے لیے گورنمنٹ امپورٹ کرے.
समरी मूव करा दी, पीडीएम की गवर्नमेंट थी, जुलाई के अंदर समरी क्लिक तो नहीं आप कर ठीक कह रहे सकती। हैं, मोहम्मद महमूद ने की, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने की, जी उन्होंने की जी अप्रूवल जो है इसकी बाद में वो दी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने दी, जी काकड़ साहब ने दी, ईसीसी में गई शमशाद अख्तर साहब ने दी। जी तो इसमें अगर देखा जाए तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इसको सपोर्ट किया। जी तो ये तो मतलब ऑब्वियस है, इसमें कोई आपको लगता है कि कोई चीज़ कोई छुपी हुई है जिसके लिए कोई बहुत बड़ी, ये तो कागजों पे चीज़ें मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। इसके अंदर सर दो बड़े इंटरेस्टिंग पहलू हैं, जहाँ पे आपने काकड़ साहब की बात की और डॉक्टर शमशाद अख्तर की। अब मैं थोड़ा सा इसमें इनकी बात कर लूँ, शमशाद अख्तर साहब की। जब इन्होंने समरी बनाई केयरटेकर सेटअप के अंदर, समरी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, उस समरी के ऊपर जब कमेंट्स दिए जाते हैं, नीचे आपका एक जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह जो उनका रेलेवेंट सेक्शन होता है, जब वो कमेंट्स तैयार करता है तो वो फाइल के ऊपर पुट अप होते हैं और सेक्रेटरी तक फाइल जाती है, और बाज़ औक़ात मिनिस्टर को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि इस समरी के ऊपर हम ये इनपुट देने। वो समरी इसलिए गई थी, उन दिनों आपको याद है डॉलर्स के बड़ा मसला था, ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर प्रेशर था, एलसीज नहीं खुलती थी। इनको इसलिए ऑन बोर्ड किया गया, जो इनकी डोमेन भी थी, डोमेन ये थी कि हमने आगे एलसीज खुलनी है, फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इनपुट होना चाहिए ताकि ये काम स्मूथली हो सके। लेकिन जो लोग इसको प्ले करना चाह रहे थे, जो पीछे इसके पीछे थे, उन्होंने इसको फाइनेंस के एंड पे जाके इसको मैनेज किया। वहाँ से ना सिर्फ उन्होंने ये मामला उन्होंने एक साइड पे करवाया, इसके ऊपर उन्होंने कमेंट नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जनाब आप टीसीपी को तो रोकें, खबरदार वो इंपोर्ट उसको करने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को तो इजाजत। काकड़ साहब ने बड़ा उसका वो दिया, काकड़ साहब कहते मैंने रोका। वो काकड़ साहब ने हमारे उस टीवी इंटरव्यू में कहा कि मैंने कहा टीसीपी को निकाला, इनके लॉसेज हैं, ऑलरेडी इनके पैसे देने हैं, ज़ाया हो चुके 300 बिलियन रुपीज़ की, उन्होंने समथिंग की। अच्छा, यहाँ काकड़ साहब के अभी इस बात पे आते हैं, काकड़ साहब ने भी स्ट्रेटजी को बदला है बाद में जाके, जब ये लोग अपनी पोजीशन एडजस्ट किया है, यू टर्न लिया उन्होंने। मैं भी उनके ऊपर बात करता हूँ, एविडेंस के साथ बात करेंगे। जब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम हुआ ना, जब वो लोग इन्वॉल्व हो गए कि ये मामला अप्रूवल तो हो रही है लेकिन हमारी चॉइस के मुताबिक अप्रूवल नहीं आनी, तो उन्होंने फूड एंड सिक्योरिटी का रोल तो था, समरी इनिशिएट हो गई, फिनांस से उन्होंने इसके अंदर टीसीपी को आउट करवाया, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करवाया, और उसने कहा जी कि एनी क्वांटिटी प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट करना चाहता करे। मुझे ये बताइए, कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो जिसने पहली जिंदगी में पहली मरतबा फाइनेंस मिनिस्टर बना हो, ये तो गवर्नर स्टेट बैंक रह चुकी थी, वैसे पहले भी रह चुकी हैं जी, पहले भी रह चुकी हैं गवर्नर स्टेट बैंक जी, एग्जैक्टली, वजीर खजाना, निगरान वजीर खजाना से पहले भी रह चुकी हैं जी बिल्कुल, और गवर्नर स्टेट बैंक रह चुकी है, आलमी इदारों में काम किया है। उस वक्त डॉलर की शॉर्टेज है, इनका तो वहाँ पॉइंट आना चाहिए था कि 2 मिलियन टन की समरी गई थी, उस वक्त गई थी 2 मिलियन टन की। ये कैलकुलेट करवाते कि 2 मिलियन टन के लिए हमें कितने मिलियन डॉलर रिक्वायर्ड होंगे, हम दे सकते कि नहीं सकते। मुझे आपकी बातों से दो चीज़ें समझ आ रही है, मुझे आप थोड़ा क्लियर करें जी। क्या इट वाज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इग्नोरेंस ऑन द पार्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर कि उन्हें एग्रीकल्चर का पता नहीं है, इशू का पता नहीं है, और लिहाजा उन्होंने इनोसेंस में उन्होंने अप्रूवल दे दी, ठीक है कर लिया। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जनाब के उन्होंने कहा कि हमारे डॉलर बच रहे हैं, कि हमारी जेब से तो मतलब पाकिस्तान हुकूमत तो डॉलर नहीं दे रही, ये जाएँ जी जितने डॉलर मार्केट से जनरेट करने, स्टेट बैंक देना चाहे, मार्केट से खरीद कर लें, बाई कर लें, 1.25 अरब डॉलर, नॉट एन ऑर्डिनरी अमाउंट जो दी गई है। वो दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है जो मुझे आपकी गुफ्तगू से सारी चीज़ों से भी लग रही है कि ये पूरा प्लान किया गया कि जनाब के टीसीपी को निकालें, टीसीपी इसमें ना आए, तो प्राइवेट सेक्टर जो है साथ में उन्होंने उनको भी कहा, स्टेट बैंक को भी कहा जिनको कोई मसला नहीं होना चाहिए, एलसीएम भी खोलें और इनको जितना जो मंगवाना चाहते मंगा लें। सो व्हाट डू यू थिंक, वाज इट इग्नोरेंस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ प्रिपरेशन जो हमारी ब्यूरोक्रेसी की होती है कि मसला ही कोई नहीं है, खैर है, कौन क्या कर रहा, किसी को सीरियस नहीं लिया, या इट वाज प्लान टू मेक सम बिग बक्स, बिग मनी, और लिहाजा सारा कुछ प्लान किया गया। और इसमें तीन चार मिनिस्ट्रीज हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस है, एग्रीकल्चर है, फाइनेंस है, कॉमर्स है, और भी डिपार्टमेंट्स हैं कुछ, मतलब FBRI होगी इंपोर्ट्स वगैरह में जी। हाउ डू यू व्यू दैट कि ये प्लान है सारा माल बनाने का, पैसा बनाने का, इसलिए इंपोर्ट को इतना खुला रखा गया? क्लास साहब, इसके अंदर ना तो इग्नोरेंस थी और ना ही इनोसेंसी थी, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड मूव थी। मैं पिछले 12 साल की, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे लोग, सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी और मिनिस्टर तो आते जाते रहते हैं, नीचे लोग जो बैकबोन है वो मौजूद रहती हैं हर मिनिस्ट्री के अंदर, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। मैंने कभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इतना ड्यूबियस, इतना वीक रोल, और वो रोल जो उनके मैंडेट से बाहर था, अब उन्होंने अपने मैंडेट से तजावुज़ किया, उनका मैंडेट नहीं था, उससे बाहर क्यों गए? मसूमियत ये थी कि वो कहते हैं ठीक है इंपोर्ट कर लें, मैंडेट से तजावुज़ किया है कि आप कह रहे हैं कि जितनी मर्जी क्वांटिटी इंपोर्ट करना, भाई आपका ये काम नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, फूड एंड सिक्योरिटी का काम है, कितनी क्वांटिटी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, आप उसकी कैपिंग क्यों खत्म करवा रहे हैं? वेल ऑर्गेनाइज्ड मूव थी, जिसकी वजह से उन्होंने सारा रास्ता हमवार किया। अब आगे एक और सवाल उठता है जिस पे वो आ रहा है, इंक्वायरी हो रही है, इतराज़ ये है कि वही भाई हमारे यहाँ तो पेटी भाई काम चलता है ना, DMG का अफसरान इसमें मुलव्वस हैं जी, मतलब मोहम्मद महमूद साहब, सेक्रेटरी कॉमर्स वगैरह सारे,
अच्छा, आगे भी हमने देखा प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी जो बैठे हुए थे जिन्होंने अप्रूवल दी वो भी हैं, उन्हीं पे डीएमजी अफसरान को ही कहा गया कि आप जाएं और कर लें। डीएमजी अफसरान आपको पता है माशाल्लाह एक दूसरे की बड़ी कदर करते हैं, केयर करते हैं, वो बेटी भाई वाला कंसेप्ट तो है। तो ये इंक्वायरी कर लेंगे, फेयर इंक्वायरी हो जाएगी, या प्रोसीजरल लैप्सेस में डाल जाएंगे? क्योंकि अक्सर एक ही चीज़ होती है, वो जो प्रोसीजरल लैप्सेस थे तो वो थोड़ी सी उनकी रेगुलरिटी होगी, बाकी काम ठीक हुआ है, मुल्क को ज़रूरत थी, यहाँ पे वो आ जाता, कहत आ जाता, बला बला चीज़ें। तो आप क्या देख रहे हैं, कर लेंगे ये सारे जिनके जिम्मे लगा हुआ है? सर मुझे खुद नहीं लगता कि जो लोग इस सारे अंदर इन्वॉल्व हैं, जिनकी क्रिमिनल नेगलिजेंस है, उसको ये फिक्स कर पाएँ। उसकी 2-3 वजूहत थी। इंक्वायरी मुकम्मल होने से पहले ही जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है, उन्होंने एक इंप्रेशन चेंज करवाने की कोशिश की है। जब लाहौर में 2 मीटिंग्स हुई हैं, वहाँ से उन्होंने खबरें फ्लोट करवाई हैं। हमें कंसर्न जो केयर टेकर सेटअप के दौरान इंपोर्ट हुई है उसके ऊपर नहीं है, हमें कंसर्न है जो मार्च के अंदर इंपोर्ट हुई है, हमारे आने के बाद इंपोर्ट हुई है। आप इंटरेस्टिंग सुनिए, वो क्यों इंपोर्ट हुई है? यार आप क्या बात कर रहे हैं? वो इसलिए इंपोर्ट हुई है कि हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी डिसीजन था, इंडोर्स्ड एंड रेटिफाइड बाय फेडरल कैबिनेट, जिसकी वजह से एक पॉलिसी प्रोविजन थी, 15 मार्च तक की डेडलाइन थी और माल इंपोर्ट होता रहे। उन्होंने पिछले माल को बात को ख़त्म कर रहे हैं कि पिछली जो बातों पे न जाए वो ठीक थी, जिसमें कैप्टन महमूद साहब की अप्रूवल थी, जिसकी वजह सारा कुछ। वो कहते हैं कि मार्च के अंदर एक्स्ट्रा। लेकिन एक और बात बताएं सर, ये तो फंस गए बहरहाल। मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब ने अगर इस इंक्वायरी को टेम्पर करवाया, इसको डंप करवाया, कुछ ना किया तो इनके गले फिट है ये। क्योंकि वो लोग जो है ना, काकड़ साहब ने कंपनी को, वो पिछली कैबिनेट को चाहे नाम भी ना आते हैं उन लोगों को, वो तो ये समझेंगे कि आप खरीद लें। अगर काकड़ साहब वगैरह ने अगर उन्होंने गलत फैसले किए हैं, जिसकी इंक्वायरी होगी तो सामने आएंगी, वो कर लीजिएगा। ये जो मनसूबा जो था उन्होंने, मतलब प्लान आया एक इनके सामने कि बैठ के आपकी वेसल्स कब तक आनी है। मतलब इसी मुल्क में रहते अंधे को भी पता है कि यहाँ पे मार्च में सिंध की क्रॉप आ जाती है, अप्रैल में पंजाब में आ जाती है। तो यहाँ तो ये मई के मेरा ख्याल पहले हफ्ता जो अभी शुरू हुआ है, इसके पहले हफ्ते तक जहाज़ ऑफ लोड हो रहे थे। ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से मैंने पूछना है, कामत से पूछना है कि ये लोग बैठे होते हैं, इनके सेक्रेटरीज बैठे हैं, बाकी दीगर महकमे हैं, इस प्लान की, इन वेसल्स की अप्रूवल किसने दी थी कि आप मार्च अप्रैल तक भी जहाज़ आते रहें? कोई इस पर किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि रोक दिया जाए, 2 महीने कर लें, 1 महीना कर। ये ब्लैंकेट दी गई थी कि जब जिसका दिल चाहे और वो इंपोर्ट कर ले, किसान जाता है तो जाए। उसमें सर इन्होंने किया ये था, जिसके अंदर थोड़ा सा नाज़रीन को हमें बताने की ज़रूरत है। 15 मार्च की इन्होंने एक टाइम लाइन रखी थी। 15 मार्च तक के जिसने एलसी खोल ली होगी ना, वो अपना जहाज़ ला सकता है 15 मार्च से पहले। जब यहाँ सिंध की फसल आ चुकी है, सिंध की फसल मार्च के फर्स्ट वीक में, उसके बाद 100 जहाज बुक कर लें जी, 100 जहाज कर लें बुक, हमें कोई मसला नहीं, हमें कोई मसला नहीं। कमाल है। ये जुल्म हुआ। उसके बाद सर जो हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जो फिनांस मिनिस्ट्री ने जब ये 3 चीज़ों की एक अपने 1 पेज के लेटर के जरिए से एडवाइस कर दी, एक प्रपोजल दे दी। अब मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी, जिसकी एक स्पेशलिटी है, जिसकी एक्सपर्टीज़ हैं, वो इसी को बताते हैं कि ये नेक्चर्स भले साथ लगा हुआ है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, हमारी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक हमें 2 मिलियन टन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने वही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पैरा उठाया, उसी को इंडोर्स करके इसी में लेकर डॉक्टर शमशाद अख्तर साहब तैयार बैठी थी, ग्राउंड सेट था। ये जो बैठे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के काम है बेसिकली, इन्होंने असेसमेंट बतानी होती कि हमें कितनी चाहिए, क्योंकि पास को तो इनको इनके अंडर आती है ना, इनके पास सारे ये फसल के एस्टीमेट्स आते हैं, बम्पर आ रही है, शार्ट जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास या सूबाई महकमे के पास, उनमें से किसी ने भी, कोई सेक्रेटरी ने पिछले, मतलब ये मेरा अक्टूबर में उन्होंने इसको अप्रूवल किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 महीनों में कभी उन्होंने नहीं कहा कि सारे इस मुल्क में बम्पर क्रॉप आ रहे हैं, हमारे एस्टीमेट ये कह रहे हैं तो रोकें इसको, इसके बाद कोई एलसी नहीं खोलनी चाहिए। नो समरी सेंट, नथिंग, नो नोट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और ईसीसी, कोई नोट नहीं किया। उसकी वजह ये थी, जिन्होंने इतनी मेहनत और पहरा दे के करवाया था, वो पहरा भी दे रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ मूव ना हो। अब जब ये पकड़े जाएंगे सारे, वो पहरा देने वाले छुड़वा लेंगे इनको? आपका क्या ख्याल है? पहले तो पकड़ा जाना सब पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या वो इनके ऊपर हाथ डलेगा उस लेवल के ऊपर जिसे हम कहते हैं सस्पेंड हो जाए। अब जिन अफसरान के नाम आ रहे हैं, 15 मई को उनका सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास हो रहा है, ग्रेड 22 में हो जा रहे हैं। अच्छा, जिनके इल्जामात हैं, जिन पे अफसरान पे जिनके नाम आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं 15 मई को यहाँ पे फेडरल ये सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम है और ग्रेड 22 के लिए उसमें उनकी प्रमोशन होनी है, ग्रेड 22 में उनकी प्रमोशन। मोहम्मद महमूद साहब भी शामिल हैं उसमें शामिल है। वैसे मोहम्मद महमूद साहब को एक और मेडल मिलना चाहिए। वैसे इस बंदे का सर मेरा बख्त है, मैंने पहले भी आपके शो में कहा था, ये वहाँ पे नंदीपुर प्रोजेक्ट में शहबाज शरीफ साहब का बड़ा करीब था उनके प्रोजेक्ट, आपको याद है, इन्होंने उसको उठाया था 11 अरब से, वो 22 अरब बना, वो पहले हुकूमतों में 22 से जनाब 58 अरब रुपये पे, इन्होंने 57 अरब पे इन्होंने चाइना के साथ उसको डील की थी, और फिर उसको एस्केलेशन करते करते 120 अरब रुपये तक कंप्लीट हुआ, और महमूद साहब उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, और बाद में वहाँ पे आग भी लगी थी और इनको हटाया भी किया। प्लांट चलाने में नाकाम हो गए थे, फर्नेस ऑयल ट्रीटमेंट प्लांट गला था, वो चल ही नहीं सकता था। अच्छा, वो इन्होंने क्या, महमूद साहब ने क्या, फिर इसके बाद वहाँ पे इनको हटाया गया था, वहाँ से उधर से उठा के इनको कमिश्नर
पिंडी लगाया गया था इमरान खान साहब के दौर में, रिंग रोड इतना बड़ा स्कैंडल है, जेल में रहे मसूफ। शहबाज शरीफ साहब के पीटीएम में उनको जेल से निकाला, सीधे इंक्वायरियां बंद, सारे बंद, एग्रीकल्चर में ले गए, पहले पेट्रोल में थे शायद, एग्रीकल्चर में ये बम फोड़ा है उन्होंने जनाब। वैसे माथे का कितना बड़ा बख्त है इनका सर। तो शहबाज शरीफ साहब आप इनको बचाएंगे, मतलब किसी ना किसी की कुर्बानी तो नहीं पड़ेगी, नहीं तो इनके गले फिट है सारा। एग्जैक्ट ट्रैक रिकॉर्ड से लगता है कि शहबाज शरीफ साहब इनको बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे और वो उस तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरीके से उधर जा रहे हैं। 2-3 दिन से पहले ना सर इंक्वायरी मुकम्मल थी, फैक्ट फाइंडिंग। अब सबके हाथ कहाँ पर हैं कि इसको अगर ओपन करेंगे, पीएम को सबमिट करवा देते तो एक्शन होगा। एक्शन क्या होगा कि मामला नया एफआईए हो जाए और 6 महीने सबकी पेशी होंगी, तो वो कोई उस तरफ जाने को तैयार नहीं, परेशानी से दो चार है। मेरा तो ख्याल है नैब को भेजेंगे जी, और नैब को भेजने के बाद कुछ अरसे बाद ये उसको वापस भी करा ले। आजकल तो आपको पता है रेफरेंस वापस लेने का मौसम है, रेफरेंस फाइल करने का मौसम नहीं है जी, बिल्कुल जिस पे भी रेफरेंस फाइल होते हैं ना, कुछ अरसे बाद नैब कहते हैं मेरी गलती थी जना, हमने गलत कर बैठे थे, वापस ले लेते हैं जी बिल्कुल। इसमें काकड़ साहब का एक छोटा सा बुलाया है, वैसे उनको सुना था काकड़ साहब को वो इनिशियल पहले दिन अंडर डिस्कशन थी, उनसे कॉन्टैक्ट किया गया कि उनका व्यू पॉइंट लिया जाए, लेकिन बाद में उनकी सेकंड थॉट आई कि अभी उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नीचे मिनिस्ट्रियल रोल था रेलेवेंट का उसको एग्जामिन किया जा रहा था। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे, काकड़ साहब जिसको तो आपके तमाम व्यूअर्स वो समझ रहे हैं कि आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, हालांकि आपने बड़े उनसे क्वेश्चन किए, दुनिया मुझसे दोस्त, उनकी मेहरबानी ही मतलब है, मतलब दोस्ती हमारी, मेरे से कोई दोस्ती क्लेम नहीं करेगा मेरा, काकड़ साहब भी नहीं कहेंगे, मतलब वर्किंग रिलेशनशिप जरूर बिल्कुल ऐसा है, एक ताल्लुक है उनसे, डजंट मीन कोई सवाल तो हमने सारे पूछे। बिल्कुल ऐसा है। काकड़ साहब के साथ जो झूठ है ना इसके अंदर वो ये है, जब पहली मरतबा समरीन के पास आई ना सर, उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी का कलमदान भी बतौर वजीर इनके पास था। उस वक्त वजीर अभी नहीं लगे थे, वजीर नहीं लगे थे वो जो पहली जी, और जो पहली इन्होंने अच्छा जिन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश की, लोग कहते हैं जो उस मिनिस्टर ने समरी अप्रूव की। मिनिस्टर कोई भी समरी अप्रूव नहीं करता, मिनिस्टर इतनी अप्रूवल देता है कि इसको इसी में सबमिट कर दिया जाए, मैंने देख लिया है, मैं इससे एग्री करता हूँ। उस वक्त जो उन्होंने समरी इसी में सबमिट करने की इजाजत दी बतौर निगरान वफाकी वजीर फूड एंड सिक्योरिटी, उसके अंदर इन्होंने अपनी 4 ऑब्जर्वेशन लगाई, 4 ऑब्जर्वेशन लगाई। अगर उन 4 ऑब्जर्वेशन पे अमल दरामद हो जाता तो ये स्कैंडल आज रहा। 3 थी मेरा ख्याल है, जहाँ 3 थी गालबन जी, 3 थी। लेकिन जब वो फाइनल समरी अप्रूव होके आई है और फिर जब ये खुद बतौर प्राइम मिनिस्टर उस ईसीसी के मिनट्स को ये रेटिफाई करती फेडरल कैबिनेट, वहाँ पे आई है, ये माशाल्लाह बड़े जीनियस हैं, बड़े माशाल्लाह चीज़ों के ऊपर नॉलेज रखते हैं। वहाँ पर भी ये खामोश रहे, इन्होंने अपना रोल नहीं प्ले किया कि मैंने ये 3 चीज़ें पॉइंट आउट की थी, वो 3 चीज़ें का फैसले अच्छा रेटिफिकेशन के दौरान भी कैबिनेट डिसीजन को मॉडिफाई करा सकती है। उस वक्त तो ये वो टीसीपी को वो टीसीपी ने मंगवानी थी, जो पहली थी ना ब्लैंकेट अप्रूवल 3 वाली, वो तो बाद में काकड़ साहब खुद कह रहे हैं हमने रिवर्स कर दिया था कि टीसीपी को निकाल के प्राइवेट सेक्टर को दिया। नहीं, गलत कह रहे हैं। तो इन्होंने जो अप्रूवल दी थी, जो डायरेक्शन भी दी थी, ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर भी थे और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के 9 सितंबर की है शायद, जी 9 सितंबर की है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का लेटर है जिसमें वो ये कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ टीसीपी को भी साथ इंगेज करें और एक टाइम फ्रेम के साथ इंपोर्ट प्लान बनाएं। कहाँ था इंपोर्ट प्लान? तीसरा वो कहते हैं कि जो आपने प्राइवेट सेक्टर और टीसीपी को जो इंपोर्ट होनी है इनको आपस में सिंक्रोनाइज करें ताकि पता चले कहीं पे गड़बड़ न हो जाए, एक्सेस प्रोडक्ट इंपोर्ट हो ना, जिससे स्कैंडल बना है। बाद में इन्होंने टीसीपी को निकाल दिया, जी निकाल दिया, सारा प्राइवेट सेक्टर के हैंडओवर किया और मॉनिटरिंग नहीं की। जो इंपोर्ट प्लान था वो इन्होंने इसको काकड़ साहब ने दोबारा नहीं देखा जो देखना चाहिए था, एग्जैक्टली, क्योंकि ये उसके साथ एग्री कर रहे थे, इन्हें क्योंकि एतराज कोई नहीं था ना, लिहाजा इन्होंने वो चीजें नहीं मंगवा के देखी, ठीक है आप इसको ओपन कर दें तमाम चीजों को। और लास्ट पर्सन ऐड करता जाऊंगा, जो गंदम इंपोर्ट हुई ना सर, जहाँ जहाँ पे वो इस्तेमाल हुई है, तो हमने भी आपके उसमें इसको हमने रिपोर्ट किया, 70 कार्गो में से 26 कार्गो में कीड़े थे। उसके अलावा भी इस जितनी गंदम 2-3 साल से इंपोर्ट हो रही है सर, रूस, बल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन सबसे आ रही है, यहाँ से जो गंदम भी लाई जा रही है उसकी क्वालिटी के ऊपर सीरियस क्वेश्चंस हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, जहाँ जहाँ ये गंदम गई है लोग इसको इसके आटे को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पत्थर हजम यहाँ पे तो मैं क्या कहूँ, मतलब कौम नाराज हो जाएगी मेरी सुन के कि हम क्या क्या खा पी गए, हमें कुछ भी नहीं हुआ इन तमाम चीज़ों का। बहरहाल ये जो लोग कहते हैं ना कि काकड़ साहब से मतलब उन्होंने कहा ना कि उन्होंने बाज ने कहा आपने एग्रेसिव नहीं हुए जी। लोग पता किस चीज़ के आती होगा, लास्ट में कमेंट लोग कहते हैं बदतमीजी करो, लोग कहते हैं किसी के साथ ना शाउट करो, लोग कहते हैं किसी की इंसल्ट करो, फिर इसके साथ ही आपको पता चलेगा आप बड़े तगड़े एंकर हैं। बल्कि एक जगह मैं गया हुआ था, उन्होंने कहा आप सॉफ्ट बात कर रहे हैं, मैं तो पिस्तौल लेके आया हूँ, उठा के अगले बंदे की बात डस करके मारो ताकि व्यूअर बड़ा खुश हो जाए कि राउत साहब ने बंदे को लम्हा पा लिया। ये लम्हा पाने वाला कंसेप्ट है, तो मेरा ख्याल है बंदे को पोलाइट होके डिसेंट तरीके से मुश्किल सवाल किए जा सकते हैं। काकड़ साहब को सारे मुश्किल सवाल शो में किए, बिल्कुल उसको जो 30 मिनट वाला अच्छा खासा
he wasn't comfortable. اور باقی تمام چینلز نے آپ کو اس کے شو کے کلپ کو ان کی ڈسکشن کو بہرحال دوبارہ صاحب آنر کیا جی جی. اس کو فالو کرتے رہیں گے. یہ اگرچہ آخر پہ اینڈ پہ تو اس کا وہی اینڈ ہونا ہے جو ہر انکوائری کمیشن کا ہوتا ہے. کسی بیوروکریٹ کو, کسی پولیٹیکل فگر کو یا کوئی ٹاپ گن کو سزائیں وغیرہ تو نہیں ہوتی, کسی نہ کسی اس میں. بہرحال ہمارا کام ہے کہ وہ کیا بین بجاتے رہیں, توتی ایک بجاتے آخر رہیں. میں آپ سجیشن ضرور دیتے ہیں یا آپ کے توسط دے دیتے ہیں. ٹاپ کے 5 امپورٹرز ہیں, ان 5 کو بلا کے آپ 10-10 منٹ الگ الگ کمرے میں ان کے ساتھ سیشن کریں, ساری کہانی کھول جائے گی. سیشن ان کے ساتھ کون کرے؟ کوئی ایس ایچ او کرے, کوئی ایف آئی اے کرے, نیب کرے, انکوائری جن کے نام لے رہے ہیں یہ کریں, کون؟ یہ وہ لوگ انکوائری کر لیں جو پچھلے 2 دن سے جنہوں نے انکوائری ایک اور شروع کی ہوئی ہے. ایک پرائم منسٹر انکوائری کروا رہے ہیں, ایک اور انکوائری. انکوائری میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ ان کو یہ پرائم منسٹر یہ سابق جو تھے کاکڑ صاحب کو بلا لیں, محسن نقوی صاحب کا کہہ رہے تھے ان کو بلا لیں, وزیر داخلہ کو بلا لیں, شمشاد اختر صاحب کو بلا لیں. یہ نہیں بلا پائیں, کیپیسٹی ہے ان میں نہیں ہے, اس پہ نہیں ہے. لیکن اس کمیٹی میں جو بیوروکریٹس یہ کمیٹی نہیں بلا سکتی, لیکن پچھلے 2 دنوں میں ایک اور انکوائری بھی شروع ہوئی ہے کسی سائڈ سے, اور وہ بھی پیرالل میرے خیال آج کنکلوڈ ہو رہی ہے. اس پچھلی انکوائری کو ڈمپ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے کہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا دوسرا کر دو, دوسرا نہیں تو تیسرا کر دو. تو اس طرح کی کمیٹی نہیں بنائی گئی کہ لوگوں کو کسی نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں. وہ میرے خیال میں شاید وہ جو تیسری لیٹسٹ اب ہو رہی ہے, مے بی شاید وہ اس کو اس پرپس کے لیے ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے ان کو فکس کیا جائے. بھٹی صاحب شاید ابھی پور امید لگ رہے ہیں, میں بھی ہوں, مطلب کوئی نا امیدی تو نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس ملک میں آپ کو پتہ ہی ہے سر جی, سارے جانتے ہیں. اب میں نے نام نہیں لے, کئی انکوائری سے بہت سارے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں جب گھسیٹ کے جی دوسروں کو لے آتے. جو ٹاپک آج کا ٹاپک اسی پہ رہے, ہم نے کوشش کی اسی پہ رہے. باقی اس ملک میں لکڑ ہضم پتھر ہضم آپ سنتے رہیں, ہم سناتے رہیں گے, پھر کوئی نیا اسکینڈل, کوئی نئی اسٹوری. بہت شکریہ جی آپ کے دیکھنے کا. تھینک یو.